हमारे चैनल पर आपको हर एक प्रकाशन सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, वो कोई भी प्रकाशन हो, चाहे चचू प्रकाशन हो, ये अरविंद प्रकाशन हो, या आपका टो सीरीज हो, या आपके अंकित भाटी सर, मतलब हर एक प्रकाशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर फास्ट रिवीजन आपका होगा भी। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था। चलिए 1 का ऑप्शन देखिए सी आ रहा है और यहाँ पर बी भी आ रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की जो खुदाई हुई थी वो आपके SR राव ने। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। चलिए बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला। यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर सुरकोटदा। क्या हो जाएगा, सुरकोटदा, या इसे हम लोग सुरकोटदा भी कहा जाता है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में आपका स्थित है, जहां से घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के जो ब्राह्मण मूल पाठ हैं, अर्थात ये जो पाठ करते हैं वो किसका करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यजुर्वेद का। किसका करते हैं, यजुर्वेद का करते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। जो लोग यहाँ पर ऋग्वेद का करते हैं तो ऋग्वेद वाले होते हैं ऐतरेत ब्राह्मण, संख्यायन और कैकती ब्राह्मण होते हैं जो आपके ऋग्वेद का पाठ करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। चलिए बताइएगा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो आपके कहाँ से हुई थी, इसका राइट आंसर आपको जवाब देना है। चलिए भाई देखिए 4 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पर, आपके कुशीनगर में। याद रखिए बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनकी जीवन में कई घटनाएं हैं और इन्हीं घटनाओं को पूछा ही जाता है। जैसे जन्म पूछ लिया तो जन्म आप बताएंगे लुम्बिनी नेपाल में, त्याग जो घर को त्याग दिया था उसे बोलते हैं महाबहिष्क्रमण कहते हैं, है ना, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण आपके कुशीनगर में। तो ये 4-5 जनरली क्वेश्चन है जो आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो आपका है ये आपका इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके देखो जनरली है जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए 5 का ऑप्शन यहाँ पर बने क्या, सी नंबर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जिसका आ रहा है 13वां, ये बिल्कुल सही है। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो देखो यहाँ पर 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है और इसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाला जो कलिंग युद्ध का है उसका वर्णन आपको मिलता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कलिंग युद्ध हुआ था, इसका वर्णन किस शिलालेख में है, तो आपके 13वें में है। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन दिया है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। चलिए भाई भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, 6 को ऑप्शन दीजिएगा। तो याद रखिएगा विनोबा भावे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है। और भूदान आंदोलन ये 1951 में आरंभ किया गया था, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। क्या, ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, विनोबा भावे की कोशिश भी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी कौन थी। चलिए 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, बेगम हजरत महल। ये कहाँ से थी भाई, इन्होंने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये कहाँ से किया था, ये जवाब दीजिए। लखनऊ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पर किया था, याद रखिएगा, है ना। अच्छा एक पॉइंट और होता है, इनको एक नाम दिया जाता है, कोई बता सकता है इनका एक नाम और भी था। ये जो आपके बेगम हजरत महल थी इनका एक नाम और था, ये नाम बता सकते हैं, महक परी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। और ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। क्या, वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। चलिए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने वो किस वर्ष बने थे। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1924। ये 1924 कहाँ पर, बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में, है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ये पॉइंट पूछ लेता है कि कौन से नंबर का अधिवेशन था, कौन से नंबर का, तो 40वें नंबर का अधिवेशन था, याद रखिए, ये 40वें नंबर का अधिवेशन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, 9 का ऑप्शन दीजिएगा।
चलिए राष्ट्रीय गान देखिए जनगण मनगढ़ है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय गान जो आपका जनगण मन है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पर 11 दिसंबर 1911 में, क्या ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपकी कोलकाता में यहाँ पर गाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह अच्छा यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 दिसंबर में, भाई ये 27 दिसंबर 1911 को यहाँ पर 27 दिसंबर बनेगा, ठीक है 27 दिसंबर को हो जाएगा। ये लिखा गया था 11 दिसंबर, ठीक है लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को, लेकिन पहली बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में। ये दोनों पॉइंट आपका हो गया है ना, लिखा गया था 11 दिसंबर को और गाया गया था 27 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, चलिए बताइएगा। यहाँ पर बताइएगा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, यहाँ पर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले है ना, ये बारे बहुत ही सीधे थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन ये बनता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और यह एक क्रांतिकारी नहीं थे है ना, और अदर जो आपके थे क्रांतिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, चलिए बताइएगा भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हमने बता भी दिया है कि आप लोगों को परसेंटाइल लाना है, 95 के ऊपर परसेंटाइल लाना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेहनत लगातार करना पड़ेगा, हमारी तरह से आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है, तो देखिए 11 का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर हो जाएगा 2.4। यहाँ पर कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, चलिए यहाँ पर जो आप दीजिए 12 नंबर में कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है 12 नंबर में। तो देखो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लेता है तो आप क्या कहेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका है, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 आपका है। तो इसके हिसाब से अगर नंबरिंग में आप देख पाएंगे तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा, 7वां आपका हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। नंबर 1 में आपका रूस आता है, फिर कनाडा, तीसरे में चीन, चौथे में अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर आपका भारत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। चलिए 13 का ऑप्शन देना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो आकार है वो किसका है। चलिए चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन द्वीप या पुडुचेरी, क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार तो दिया भी नहीं है भाई ऑप्शन में, तो आप लोग अंडमान निकोबार क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका जवाब हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाए तो आपके दिल्ली, दादरा हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन द्वीप है ना। तो दिल्ली के बाद दादरा हवेली, और दादरा हवेली के बाद आपका पुडुचेरी का ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की देखिए आपकी हो जाएगा अनायमुड़ी है ना, जो कि केरल राज्य में है, इडुक्की जिले में पड़ती है, केरल राज्य के इडुक्की जिले में पड़ती है अनायमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, कौन सी झील मणिपुर में यहाँ पर स्थित है, जवाब देना है। चलिए 15 का ऑप्शन देखिए, 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, लोकटक झील है, और ये मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील है। क्या पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो आपकी है लोकटक झील है, याद रखिएगा। और इसी झील में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता है केबुल लामजाओ, जो कि एक तैरता हुआ है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, 16 का ऑप्शन। चलिए कृषि बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए डी नंबर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र है। जब हमने बताया है कि जब भी भारत में समस्या आई हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ है इसके बाद जो भी समस्या आई हैं, चाहे वो आपका मतलब आपातकाल हो या कोई भी स्थिति होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही क्या है यहाँ पर हमारी कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। चलिए बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर 17 का ऑप्शन दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए NSO कह रहे हैं, NSO भाई NSO होता है या CSO होता है। चलिए भाई यहाँ पर देखो NSO नहीं होता है, CSO होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है CSO, और जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी, याद रखिए। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग भाई यहाँ पर कमेंट करिएगा, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करेंगे, पता चले आप लोगों को कितनी तैयारी आपका है ना। चलिए बहुत अच्छे, 18 का ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका हो जाएगा, पीली क्रांति जो आपकी है तिलहन उत्पादन से है ना।
तिलहन उत्पादन से। वहीं पर जो श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध उत्पादन से होता है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से स्टार्टिंग हुई थी, 2017 तक आपकी थी, लेकिन बीच में ही यहाँ पर आपको पता है योजना आयोग यहाँ पर खत्म हो गया, नीति आयोग आपका आ गया था। तो देखिए 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अगर आपको कोई भी एक सहकारी समिति का गठन करना है तो न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, 20 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 20 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 10 सदस्यों को होना आवश्यक है, अर्थात आवश्यकता होती है 10 सदस्यों की। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 21 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। देखो यहाँ पर पारित करने की अगर बात करता है तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 बताना है, क्योंकि यहाँ पर पारित मतलब क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ था। और बनकर तैयार हुआ था इस दिन आप कह सकते हैं कुछ आर्टिकल आपके लागू किए गए थे, लगभग 16, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से जो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन लगाना है आपको बी नंबर, अंगीकृत किया गया, पारित किया, बनकर तैयार हुआ, ये सब कुछ आपका जो है वो ऑप्शन बी को ही जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप लोग यहाँ पर याद है या कि आपको नहीं है? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, बी आर अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, या आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे? चलिए ऑप्शन देखिए, आपका आ रहा है बी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही जवाब है कि जो उद्घाटन समारोह हुआ था संविधान सभा का, उद्घाटन समारोह के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 के पहली सभा बैठी हुई थी और उसमें से अस्थायी तौर पर आपके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। और इसके बाद दूसरी आपकी बनी थी वो आपके 9-2-11 अर्थात 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना लिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सामान्य कोड का प्रावधान है, सामान्य कोड का प्रावधान है, 23 को ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 23 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल है गोवा, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता अथवा जिसे समान आचार संहिता का धर्मपेक्ष, है ना, ये एक कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से होता है। ये जो आपका शब्द है इसका मतलब होता है सभी धर्म के लोगों को समान रूप से समान कानून आपका होता है, और एकमात्र राज्य गोवा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे भारत देश में समान कोड का प्रावधान किया जाएगा, अर्थात पूरे भारत देश में ये कोड आपका लागू किया जाएगा, अर्थात सभी धर्मों के लिए एक जैसा ही कानून आपका बनाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? चलिए यहाँ पर बताना है, कह रहे इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? 24 का ऑप्शन दीजिएगा। नहीं था आपसे पूछा भाई, है ना। आप लोग यहाँ पर वीवी के लगा देंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं, और नहीं लगा दिया है तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जो कि आपके 1967 से लेके 1969 तक आपके रहे थे। लेकिन जो आपके वीवी गिर रहे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे, वीडी जत्ती, ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार था। तो ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, आपको बताना है कौन से नंबर के। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 14वें नंबर के। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि 15वें नंबर के आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति लगभग हैं वो आपकी कौन, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? 26 का ऑप्शन देना है। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन है, आपका जवाब हो जाएगा अदिश राशि, है ना। तो देखो हमने एक पॉइंट बताया था कि जैसे वह शब्द आपका हो गया, ये आपके वह शब्द हो गया, ब शब्द हो गया, है ना। एक ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके सदिश में जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज नहीं दिख रहा है, जैसे वह इसमें है, वह इसमें है, बा इसमें है, अब इनमें चारों में से एक अलग दिख रहा है कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो इसका जो ऑप्शन है वर्क अर्थात जो आपका कार्य है एक अदिश राशि है, ठीक है। ये पहचान आपको याद रखना। वह शब्द अगर आपको मिल जाता है तो 90% आपको अदिश में सदिश में जाना है, ठीक है ना। और अगर नहीं मिलता है तो आपको कार्य वाला जो आपका है अदिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया करती है? यहाँ पर देखिए मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में उत्सर्जन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। देखो भाई प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया एक रासायनिक क्रिया होती है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? कोई यहाँ पर नाभिक है जिसमें से यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये बांधने वाले बल को जो कहा जाता है वो कहते क्या है? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्या? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? आर्निथोलॉजी का जो संबंध है भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा। आर्निथोलॉजी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? आर्निथोलॉजी का जो संबंध है भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर हड्डियों से। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर है। देखिए आपका जवाब हो जाएगा आर्निथोलॉजी पक्षियों से होता है भाई। 29 का ऑप्शन जाएगा बी नंबर भाई, पक्षियों से है। 29 का ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर पक्षियों से है। यहाँ पर सिस्मोलॉजी होता है भूकंप से और फाइकोलॉजी होता है शैवालों से। यहाँ पर भाई यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी अगर होता, क्या ऑस्टियोलॉजी होता तो हड्डी होता है, लेकिन आर्निथोलॉजी आपके पक्षियों से है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? सी नंबर, निमेटोलॉजी या मर्मिकोलॉजी। क्या होता है भाई? यहाँ पर 30 का ऑप्शन देखिए मिर्मिकोलॉजी। क्या होता है? मिर्मिकोलॉजी होता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर बनेगा भाई। क्या हो जाएगा? मिर्मिकोलॉजी ये आपका होता है, चींटियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है वो सरीसृप होता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है ये सरीसृप के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में समास आपको बताना है। चलिए देशभक्ति में आपको जवाब देना है। देशभक्ति में जो समास है वो आपका कौन सा है? 36 को ऑप्शन दीजिएगा। देश के लिए भक्ति है ना, अर्थात ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आपका ये तत्पुरुष समास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास आपका राइट हो जाएगा और ये आपके संबंध तत्पुरुष है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग ऐतिहासिक को तोड़ दीजिए। जब आप तोड़ेंगे तो प्राक धन ऐतिहासिक है ना, प्राक निकलेगा और प्राक जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? यहाँ पर जवाब दीजिए। 38 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीदास ये छायावाद के सलाका जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है तुलसीदास, याद रखिएगा। ठीक है ना। और 1938 में लिखी गई ये कविता थी, 1938 में। अगला है, बहिष्कार का संविच्छेद क्या हो जाएगा? बहिष्कार का संविच्छेद यहाँ पर बनेगा क्या? 39 नंबर में। तो 39 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर बहिधनकार। यहाँ पर जो आपका आधा सा है ये विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा और इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। यहाँ पर पुल्लिंग हमने बताया था कि कैसा और कैसी से आप लोग पहचान कर सकते हैं। पहिया कैसा है, लिखावट कैसी है, पखावज, मंझधार कैसा है। मतलब यहाँ पर जो आपका पुल्लिंग शब्द आपका 40 में है वो कौन सा बनेगा भाई? पहिया कैसा है, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आप लोग हमारे कह सकते हैं कि टेलीग्राम, जो कि देव जी के ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको ये PDF भी आपको मिल जाएगी ताकि उसका रिवीजन भी आप लोग कर पाएं, क्योंकि मैथ की क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन और जो आपका यहाँ पर गद्यांश है उसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे गद्यांश आसान आता है और आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर जवाब देना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैथ की जो क्लास होती है वो अलग से होगी, हमारे मैथ वाले जो टीचर है वो सॉल्व कराएंगे, है ना। मैथ हम सॉल्व नहीं कराते हैं, तो मैथ की जो होते हैं स्पेशल आपकी अलग से क्लास दी जाती है। चलिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? 61 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 61 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से सभी लोग। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका जवाब 61 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग यहाँ पर बी नंबर भी दे रहे हैं। देखिए नोट करिएगा, यहाँ पर इनका नाम है रवि गायकवाड़। क्या है? रवि गायकवाड़। इसको ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? यहाँ पर देखिए भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख जो बनाया गया है, यहाँ पर किसे बनाया गया है? तो गौतम चौहान को बनाया गया। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, गौतम चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया गया है? किस राज्य ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? 63 नंबर में। तो ये आपका असम, असम राज्य ने किया है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर, असम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? चलिए भाई यहाँ पर जो आप दीजिएगा कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस यहाँ पर 64 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए भाई 64 का ऑप्शन सभी को पता होना चाहिए। गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अभी बीएड एग्जाम हुआ था, बीएड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि गोवा को मुक्ति कब मिली थी, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखो दिया गया है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 19 दिसंबर। क्या बनेगा? 19 दिसंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 65 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है लूसी ब्राज। कौन है आपका? इसका लूसी ब्राज। अच्छा, मारा गोमेज और मार्कोज रोजो। तो मार्कोज रोजो ऑप्शन में है, नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन लीजिएगा मारा गोमेज। नाम क्या है इसका? मारा गोमेज
और एक और थे यहाँ पर मार्कोस रोजो, क्या मार्कोस रोजो और मारा गोमेज, ये आपके शामिल थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर, याद रखिए नाम है मारा गोमेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है ना, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। उसमें से आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा देव जीके ट्रिक का ऐप। वहाँ पर आपको पीडीएफ दी गई है, तो वहाँ से आप लोग ऑप्शन दिए हैं, तो डाउनलोड आप लोग ऑप्शन के अनुसार आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है। देखिए 66 का जो ऑप्शन है, 66 का ऑप्शन है वो आपका सी नंबर, यहाँ पर हरियाणा इसका आंसर राइट हो जाएगा। हरियाणा इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बॉर्डर, क्या दिया है, बॉर्डर वास्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाजों ने शतक बनाया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाजों ने शतक बनाया है। चलिए सभी कह रहे हैं भाई सभी, तो भाई आपका जो 67 का ऑप्शन है लॉक कर दीजिएगा, सभी ने बनाया है, अर्थात आपके मार्सन लाबुसाने, स्टो स्मिथ और आपका जिक्राने, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम आपको बताना है 68 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इसका नाम हो गया है, नई दिल्ली में आपका है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। 31 दिसंबर 2019 को यह आपका अपडेट हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे जायर अल बहर युद्धाभ्यास होता है। जायर अल बहर युद्धाभ्यास जो होता है वो किन देशों के बीच होता है। तो ये भारत और कतर के बीच होता है, क्या भारत और कतर के बीच युद्धाभ्यास होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बिहार के राज्यपाल कौन हैं। बिहार के वह जो राज्यपाल हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है 70 नंबर में। फल्गु चौहान, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, फाल्गु चौहान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। फागु चौहान, ठीक है, फागु चौहान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था। चलिए 71 का ऑप्शन दीजिएगा। 71 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, करडम मल्लेश्वरी। करडम मल्लेश्वरी, ये सन 2000 में, कब, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में ये प्रतियोगिता हुई थी भारोत्तोलन में, जो कि आपके 69 kg में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया था, याद रखिएगा। और ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा। शीतकालीन ओलंपिक जो कि 24वें नंबर के और पैरा ओलंपिक जो कि 13वें नंबर के हैं, और चीन की राजधानी बीजिंग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल से प्रतिनिधित्व करती हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया है भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल से प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन संभावित है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये एक भारतीय महिला निशानेबाज है, ठीक है, ये भारतीय महिला निशानेबाज है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है 74 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो इला भट्ट को, जयप्रकाश नारायण को, जोकिन अरपुथम को मिला है, लेकिन विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर में, तो विद्या बालन को, युवराज सिंह को, मोहम्मद अली बेग को मिला है, लेकिन रघुनाथ मासेलकर को यह पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। आपने देखा होगा रोड में जाते हुए जो अशोक लीलैंड के जो ट्रक वगैरह चलते हैं, बहुत बड़ी आपका है, देख सकते हैं। तो इसके पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। 76 का ऑप्शन दीजिएगा भाई नंबर। देखिए भाई 76 का ऑप्शन आपका जो बनेगा विनोद ए दसारी हैं। कौन है भाई, इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, विनोद के दसारी आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए भाई इसका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, आप लोग भी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति अर्थात चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
यहाँ पर देखिए 77 का ऑप्शन आपको बताना है। पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते हैं न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय, हाल ही में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति आपके नियुक्त किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका जवाब हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देन है किसकी, आपके पंडित मदन मोहन मालवीय की देन है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो आपका जनपद है वो आपका कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको देना है भाई। चलिए यहाँ पर 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे कम क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, संत रविदास, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस या कन्नौज। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा संत रविदास, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा संत रविदास नगर, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहली बार जुड़े तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना, और आप लोग वीडियो को भी लाइक करिएगा, हमें भी पसंद आए, थोड़ा अच्छा लगे कि आप लोग जुड़े हैं और हमारी क्लास में पूरी तरीके से आप लोग अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको हम वो चीज़ दे रहे हैं जो आपको एग्जाम तक पहुंचा सकता है। बहुत लोग थ्योरी में पढ़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम आपको डेली मॉडल पेपर भी दे रहे हैं और आपको मैराथन क्लासेस भी आपको मिलती हैं। देखो यहाँ पर आपका दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से स्थान है, तो ऑप्शन आ गया है, लगभग सभी का जवाब आ गया है, कौन सा भी, चौथा स्थान है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, चौथा स्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। प्रथम स्थान में आपसे बोले तो आपको राजस्थान बताना है, द्वितीय स्थान में मध्य प्रदेश बताना है, तृतीय स्थान में महाराष्ट्र बताना है और चौथे स्थान में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखो भाई यहाँ पर आपका आंसर 80 नंबर में लगभग सभी का सही है, चंदौली, चाहे से चंदौली चाहे से चंद्रप्रभा हो जाएगा। और इस अभ्यारण्य की स्थापना जो की गई थी आपकी 1957 में की गई थी, और ये की गई थी आपके एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए, है ना। और यहाँ पर आपको शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय आर जैसे आपके जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।